तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर भी है, बिल्कुल भी मुश्किल इसमें नहीं है, और बहुत ही छोटा चैप्टर भी है, एक तरह से ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले आप लोग जानते हो कि अलजेब्रा की जब आपकी लाइफ में स्टार्टिंग हुई थी, यानी आप जब क्लास 5th या 6th में गए होगे, वहां से मैथमेटिकल नंबर के साथ साथ आपको लेटर्स ने भी परेशान करना स्टार्ट कर दिया था। यानी जब आप 4th 5th तक आप पढ़ रहे थे कि 2 5 3 या जो भी, ये सिर्फ नंबर्स का खेल होता था, उनमें आपको एडिशन करना होता था, सब्ट्रैक्शन करना होता था। उसके बाद जब आप 6th में इंटर करते हो तो वहां से अलजेब्रा एंट्री करती है, यानी मैथ में लेटर्स इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जहां से कई लोगों को मैथ्स मुश्किल लगना स्टार्ट हो जाती है। जहां से मैथ्स में लेटर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, वहां से हम कहते हैं उस ब्रांच को अलजेब्रा। जहां पर मैथमेटिकल नंबर्स के साथ साथ वेरिएबल भी यूज होने लगे, मैथ की उस ब्रांच को हम लोग अलजेब्रा बोलते हैं। अलजेब्रा से ही रिलेटेड ये एक चीज है जिसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो पहले समझते हैं, अलजेब्रा में दो चीजें स्पेशली होती थी, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। कांस्टेंट हम जानते हैं कि जो फिक्स वैल्यूज होती हैं, यानी जो कभी भी चेंज नहीं करी जा सकती, जैसे 5 विल ऑलवेज बी 5, उसको आप कहीं पर भी ले जाकर पुट कर दो, 5 कभी भी अपनी वैल्यू नहीं बदलने वाला है। 3 विल ऑलवेज बी 3। ठीक है, तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल यानी वो लेटर जिसको हम जनरली सपोज करते हैं या लेट करते हैं, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो वेरी करते रहते हैं। जैसा कि अपने नाम से ही उनके पता चल रहा है कि वेरिएबल का मतलब क्या करता है, जो वेरी करता हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। जहां पर कांस्टेंट और वेरिएबल का मिलन होता है, वहां से शुरू होती है अलजेब्रा, और उस टर्म को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, यानी मैंने एक कांस्टेंट लिया 2 और उसके साथ में एक वेरिएबल लगाया 2x, ये एक टर्म बन गया, और इस टर्म को मैं क्या बोलूंगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें किसी भी तरह का मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अपनी तरफ से कर सकता हूं। ठीक है, जैसे मैंने कहा 2x + 3, तो ये भी एक तरह का क्या है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मुझे इसे अलजेब्रिक इक्वेशन बनाना हो तो मैं इक्वल टू कुछ लिख दूंगा। सपोज मैंने लिख दिया इक्वल टू 5, अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन गया मेरा? अलजेब्रिक इक्वेशन। क्योंकि इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन है? देयर मस्ट बी अ लेफ्ट हैंड साइड एंड अ राइट हैंड साइड, और बीच में एक स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, यानी इक्वेशन का साइन होना चाहिए। ये एक तरह का क्या है? स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है, यानी मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के बराबर है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? अलजेब्रिक इक्वेशन बोलूंगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैं सिर्फ 2x + 3 की बात करूं तो ये क्या है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और अगर मैं 2x + 3 इज इक्वल टू, और इसके साथ कुछ भी लिख दूं, सपोज 0 भी लिख दूं, अब ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? अब कुछ स्पेशल तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे जिनको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल जैसा कि अपने नाम से बता रहा है कि पॉलिनोमियल्स मतलब कई सारे टर्म्स, यानी जहां पर कई सारे टर्म्स इकट्ठा हो जाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। ठीक है, अब टर्म्स किस बेसिस पे अलग होते हैं? ठीक है, पॉलिनोमियल में आप देखोगे कि टर्म्स हमेशा एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में अलग अलग माने जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के केस में वो टर्म्स अलग अलग काउंट नहीं करे जाते हैं। जैसे 2x + 3 की अगर मैं बात करूं तो ये एडिशन का साइन इनको अलग अलग टर्म्स में बांटेगा, तो ये 2x मेरा एक टर्म हो गया और 3 मेरा दूसरा टर्म हो गया। बात समझ में आ रही है? अगर मैं लिखूं x + y + z, तो यहां पर कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि प्लस का साइन इनको अलग अलग टर्म्स में बांट रहा है। ये x अलग हो गया, y अलग हो गया, z अलग हो गया। लेकिन अगर मैं इसमें मल्टीप्लीकेशन कर दूं, x × y × z, वेरिएबल अभी भी 3 यूज हुए हैं, लेकिन ये टर्म कितना है? सिर्फ एक टर्म काउंट किया जाएगा। कितना टर्म काउंट किया जाएगा? एक टर्म काउंट किया जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन इनको अलग अलग टर्म में नहीं बांटता है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब कई सारे जब टर्म्स मिलेंगे तो उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। उस पॉलिनोमियल के लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। उस पॉलिनोमियल के लिए क्या है? कंडीशन होनी चाहिए कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब पॉलिनोमियल बोला जाएगा। तो पहली चीज, जो उसमें वेरिएबल यूज हुआ होगा, जो उसमें वेरिएबल यूज हुआ होगा, उसका जो एक्सपोनेंट होगा या पावर होगी, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, या फिर आप उसको पावर ऑफ वेरिएबल भी कर लो आसान
कई लोग अभी एक्सपोनेंट नहीं समझ पाए, हो सकता है। तो एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल या पावर ऑफ वेरिएबल जो होनी चाहिए वो एक नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर। इसका दूसरा नाम होता है होल नंबर। यानी चाहे मैं कहूं कि उसकी जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, या मैं कहूं कि वो एक नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर दिया तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। अब ये कंडीशन क्या है? जो पावर है वेरिएबल की वो नॉन निगेटिव इंटीजर, इसका मतलब वो निगेटिव नहीं हो सकती। नॉन निगेटिव का मतलब क्या? निगेटिव नहीं हो सकती। इंटीजर का मतलब क्या? फ्रैक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि इंटीजर क्या है? इंटीजर अपने आप में कंप्लीट नंबर को बोलते हैं। तो दो कंडीशन हम लोगों ने देखो यहां पर बनाई, क्या कि एक तो पावर निगेटिव नहीं हो सकती और दूसरा वो इंटीजर है यानी वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। अब इन दो बातों से और दो बातें निकल कर आई जो उसमें छुपी हुई होती हैं। कौन सी दो बातें छुपी हुई होती हैं? देखो, अगर अंडर रूट लगा हुआ है किसी के ऊपर या क्यूब रूट लगा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स, तो इसका मतलब x टू दी पावर हाफ ही तो होता है। बोलो, तो ये पावर फ्रैक्शन में हो गई कि नहीं होगी? जैसे ही वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में हुई ये पॉलिनोमियल नहीं रह गया। इसी तरह से अगर कहीं 1 अपॉन में x लिखा हुआ है और आपने एक्सपोनेंट एंड पावर्स अगर पहले चैप्टर में पढ़ा हो तो ये जो x ऊपर जाता है बेस बनकर तो पावर नेगेटिव हो जाती है। अब इस केस में देखो पावर्स क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। हमारी कंडीशंस वॉयलेट हो गई पॉलिनोमियल होने की, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। बोलो, बात समझ में आ गई? यानी मैं एक तरह से पहचान के लिए आपको चार चीजें बता देता हूं कि क्या क्या नहीं होनी चाहिए। पावर जो है यानी जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। इन बातों से यह भी रिजल्ट निकला, तो मैं ये कह सकता हूं ऐसे वेरिएबल के लिए सीधे कि तो जो पावर है वेरिएबल की, पावर ऑफ वेरिएबल वो क्या नहीं होना चाहिए? एक तो निगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। दो बातें तो ये किसके लिए हो गई? पावर के लिए हो गई। अगर सिर्फ मैं वेरिएबल के लिए बोलूं कि वेरिएबल के साथ क्या होना चाहिए, तो वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए और वेरिएबल अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। बोलो, ये इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं? तो अगर तुम्हें चेक करना है कि कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो तुम्हें क्या देखना होगा कि जो वेरिएबल की पावर है वो निगेटिव तो नहीं है, वो फ्रैक्शन में तो नहीं है, दूसरा वेरिएबल के ऊपर रूट तो नहीं लगा हुआ है और वेरिएबल डिनोमिनेटर तो नहीं है। अगर ये चार बातें तुमको नहीं मिली तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तुम्हारा पॉलिनोमियल बोला जाएगा। बोलो, यहां तक बात समझ में आई? मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मैंने लिखा 2x टू द पावर नेगेटिव 2 + 3, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पावर क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। फ्रैक्शन की मैंने अभी बात करी, 2x टू द पावर 3/4 + 5, ये नहीं होगा पॉलिनोमियल। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पावर x की क्या हो गई? फ्रैक्शन हो गई। दूसरा 2√x + 3 पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल के ऊपर रूट लग गया। यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि x√2 + 3 ये पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि वेरिएबल पे रूट नहीं लगा हुआ है, नंबर पे रूट लगा हुआ है। कई बार बच्चे ये गलती करते हैं। दूसरा, डिनोमिनेटर में आ जाओ कि x + 3/x, ये अपॉन में आ गया डिनोमिनेटर, यानी वेरिएबल मेरा डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये भी फ्रैक्शन नहीं होगा। सॉरी, फ्रैक्शन नहीं, पॉलिनोमियल नहीं होगा। बोलो, बात समझ में आ गई? यहां से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब पॉलिनोमियल बोला जाएगा। बोलो, बात समझ में आ गई पॉलिनोमियल वाली? अब हम लोग चलते हैं टर्म स्पेस के। अब पॉलिनोमियल को हम लोग टर्म्स के बेसिस में कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे सबसे पहले आ जाओ मोनोमियल। 3 कैटेगरी हम जहां पर जनरली बनाएंगे, एक मोनोमियल, एक बाइनोमियल, एक ट्राइनोमियल, ठीक है। जनरली यही 3 बेसिक लेते हैं हम लोग, और ये तुम लोग 7th या 8th से पढ़ते हुए आ रहे होगे। मोनो मतलब क्या? 1 से मतलब होता है मोनो। तो मोनोमियल का मतलब कितना टर्म होगा? सिर्फ एक टर्म है। बाइनोमियल का मतलब कितने टर्म्स है? बोलो, 2 टर्म्स है। ट्राइनोमियल का क्या मतलब हुआ कि 3 टर्म्स है। बात समझ में आ गई? 1 टर्म का मतलब क्या? यहां पर क्या ध्यान देना है तुमको कि सिर्फ एक टर्म होगा। 2x, बिल्कुल ये मोनोमियल है, ठीक है। तुम्हारा 5x बिल्कुल पॉलिनोमियल है, मोनोमियल। x बिल्कुल मोनोमियल है। बाइनोमियल में 2 टर्म होना चाहिए, 2x + 3
7x प्लस 5, ठीक है, x प्लस 3, ये सब क्या है, बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। अगर 3 टर्म आ जाए, ठीक है, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 टर्म्स हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5 मैंने लिख दिया, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे, क्योंकि कितने टर्म्स हो रहे हैं इसमें, 3 टर्म्स हो रहे हैं। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। अब एक चीज आती है पॉलिनोमियल में, जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, डिग्री हम जनरली बोलते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यूज्ड इन अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो तुमको क्या ढूंढना है, यानी अगर कोई पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ एक्स अगर कोई पॉलिनोमियल है तो वहां जो एक्स की मैक्सिमम पावर होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। या फिर y के टर्म में भी अगर कोई इक्वेशन दे रखा है तो वहां y की जो मैक्सिमम पावर होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे मैं पी वाई अगर यहां पर कोई इक्वेशन लिखता हूं 3y क्यूब प्लस 7y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3, यहां पे मैं देख सकता हूं कि जो वेरिएबल यूज हुआ है वो y है और y की मैक्सिमम पावर यहां पर कितनी है, 3 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर मैं कोई लिख लेता हूं 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, यहां पर वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, x, और उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर मैं सिर्फ 7x प्लस 5 लिख दूं, 7x प्लस 5, यहां पर डिग्री कितनी हो रही है, बोलो, x की पावर कितनी हो रही है, मैक्सिमम 1, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 1 ही है। अच्छा, अगर मैं सिर्फ 5 लिख दूं तो यहां पर तो मुझे वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं। लेकिन अगर यहां पर कोई वेरिएबल होता तो उसकी पावर क्या होती, x की पावर 0 मैं साथ में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बोलो। यानी अगर मैं कहीं लिख दूं जैसे 5, इसके साथ में कोई भी वेरिएबल 0 लेकर आ सकता हूं, क्यों, क्योंकि किसी भी वेरिएबल पे या नंबर पे अगर पावर 0 लग के आ जाए तो उसका आंसर तो 1 होता है ना। तो 5 इंटू 1 5 ही तो बना रहेगा। ये बात समझ में आई। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये जो डिग्री 2 वाला दिख रहा है मुझे, ये, इसको नाम दिया गया क्वाड्रेटिक। इसको क्या नाम दिया गया, क्वाड्रेटिक। यानी इसकी डिग्री कितनी होगी, बोलो, 2 होगी। ये जो 3 डिग्री वाला तुम्हें दिखाई दे रहा है, यानी डिग्री 3 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक, और इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। समझ में आता जा रहा है। ये जो दिख रहा है मुझे, इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर, क्योंकि इसमें डिग्री कितनी है, बोलो, 1 है। यानी वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। और अगर तुम्हें सिर्फ एक नंबर दिख जाए, यानी उसके साथ में कोई वेरिएबल ना दिखे, सपोज 3, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री क्या होने वाली है, 0। बोलो, बात समझ में आ गई। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहला क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो। अब इसमें एक और चीज आ जाती है, अगर सिर्फ 0 लिखा हुआ हो तो इसकी डिग्री क्या होगी। तो इसको पहली बात, इसको नाम क्या दिया गया, हालांकि ये भी है तो एक कांस्टेंट वैल्यू ही, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसके साथ हम डिग्री को नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं, क्योंकि 0 के साथ हम कोई भी पावर ले लें ये इसको 0 ही कर देगा। वेरिएबल की हम कोई भी पावर साथ में लाएं ये इसको 0 कर देगा। तो हम इसकी डिग्री नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं, तो इसको एक अलग से नाम दिया गया और इसको बोला गया कि ये क्या है, ये 0 पॉलिनोमियल है, ठीक है। और 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री हुई वो क्या बोला गया कि ये नॉट डिफाइंड होगी, यानी इसकी डिग्री हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। बोलो, यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर हो रहा है। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब आ जाते हैं हम लोग आगे किस पे, एक चीज होती है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द
पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या? देखो, कोई अगर पॉलिनोमियल होगा तो उसके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे? उन्हीं सॉल्यूशन को, यानी उन पॉलिनोमियल्स के जो आंसर्स होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं एक तरह से। इसका एक और नाम होगा रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी हो सकता है कहीं रूट्स भी लिखा मिले, या कहीं जीरोस लिखा मिले, या कहीं सॉल्यूशन ही सीधे सीधे लिख सकता है, सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सब क्या है? एक ही नाम है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल चाहे लिखा मिले, या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल लिखा मिले, या फिर सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल लिखा मिले, ये अलग अलग बातें नहीं है, सबके सब सेम बातें हैं। अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे किसे? देखो, जीरोस का सीधे से मतलब ये है कि px, सपोज ये कोई दे रखा है पॉलिनोमियल, ठीक है, px इज इक्वल टू कुछ भी दे रखा है, मान लिया 2x + 5 दे रखा है, तो x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को जीरो कर दे, यानी x की वो वैल्यू जो मैं x की जगह अगर पुट कर दूं तो सॉल्व करने पर यहां पर क्या दे दे? जीरो दे दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। या ऐसे समझ लो, अगर मैं x की जगह k रख दूं और मेरा आंसर जीरो आ जाए, अगर मैं x की जगह k रख दूं और मेरा आंसर जीरो आ जाए, तो k को ही मैं क्या बोलूंगा? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई कि नहीं? जैसे यहां पर अगर मैंने -5/2 रख देता हूं, यहां पर 2 इंटू -5/2 इंटू 5, सॉरी +5, तो यहां देखो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और -5 + 5 को जब मैं करूंगा तो मुझे कितना आंसर मिलेगा? 0 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये बात यहां से क्लियर हो रही है? तो ये जो वैल्यू थी, यानी -5/2 था, ये रखने पर मेरा आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। इसलिए -5/2 को मैं क्या बोलूंगा? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वाली बात समझ में आ गई? एक और चीज समझो, अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिया है तो वहां से हम उस पॉलिनोमियल का फैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं? फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर किसी इक्वेशन में k रखने पर 0 आ गया है, तो x - k ये फैक्टर होगा, इज अ फैक्टर ऑफ px, उस पॉलिनोमियल का। ठीक है, px अगर pk इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, यानी उस इक्वेशन में जो वैल्यू पुट करने पर मुझे 0 दे रही है, अगर मैं उसको x में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे उस पॉलिनोमियल का फैक्टर मिल जाएगा। अब फैक्टर हम लोग किसको बोलते हैं? यानी वो एक्सप्रेशन जिससे मैं अगर उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूं तो मेरा आंसर मुझे क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। आंसर नहीं, रिमाइंडर मुझे 0 मिल जाए, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल बोलूंगा। ठीक है, तो ये जीरो और फैक्टर में रिलेशन समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? यानी अगर pk इज इक्वल टू 0 है तो x - k फैक्टर हो जाएगा। अगर x - k फैक्टर है तो उसको मैं क्या कर दूंगा? यानी x - k इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू k मुझे क्या दे देगा? फैक्टर दे देगा। ठीक है, अब इसको तुम और आसान चीज से ऐसे समझ लो कि तुमको तो नंबर दिया जाएगा। अगर तुमको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लो कि अगर दिया हुआ है कि 5 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, अगर 5 किसी का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो x - 5 उसका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। यानी अगर ये 0 है तो x - 5 क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। जीरो हमेशा एक नंबर होगा और फैक्टर हमेशा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ये फर्क देखे रहना। ठीक है, इसी तरह से अगर 5 की जगह क्या होता, सपोज -5 होता, तो जब मैं x - -5 करता तो ये क्या हो जाता? +5 हो जाता। बात समझ में आई? तो अगर ये 0 है तो ये फैक्टर हो जाएगा। अब इसको तुम्हारी आसानी के लिए मैं ऐसे बता देता हूं कि साइन बदल देना बस। यानी अगर 0 है -5 तो x + 5 फैक्टर हो जाएगा, और अगर 0 है 5 तो x - 5 फैक्टर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो 0 से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? फैक्टर, और फैक्टर से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? 0। फैक्टर गिवन है, इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर क्या है? 0। अब रिमाइंडर अगर 0 निकालना है तो मुझे क्या करना है? x की जगह पर वो 0 वाली वैल्यू निकालकर पुट कर देना है, और रिमाइंडर मुझे क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। ठीक है, या अगर किसी का रिमाइंडर सपोज फाइंड करना है, ये सब तुम लोग 9th में पढ़कर आए हो। ठीक है, जैसे ये दे रखा है px इज इक्वल टू x² - 4, ये दे रखा है। ठीक है, ये कोई इक्वेशन दे रखा है। ठीक, तो यहां पर ये जो होगा px, यानी x की वो वैल्यू जो इसको क्या कर दे? 0 कर दे, वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो देखो दो वैल्यूज है,
अगर मैं 2 स्क्वायर रखूंगा तो भी आंसर 0 आएगा, अगर मैं -2 का स्क्वायर करूंगा तो भी आंसर 0 आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 4 - 4 0, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 4 - 4 0। बात समझ में आ रही है? तो इसके दो आंसर हो गए, कौन कौन से, एक 2 और एक -2। तो ये दोनों इसके क्या हो गए, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो गए। अगर मुझसे पूछता फैक्टर बताओ, तो अगर +2 है तो x - 2 एक फैक्टर हो गया, अगर -2 है तो साइन बदल दो, x + 2 दूसरा फैक्टर हो गया। इससे हम लोग 2 फैक्टर निकाल सकते हैं। यहां तक बात क्लियर हो रही है? ठीक है, ये समझो एक तरह से अभी बेसिक पॉलिनोमियल का रिवीजन ही चल रहा है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं पॉलिनोमियल से, फिर अब हम लोग आगे चलते हैं कि इसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन अगर करना हो तो वो कैसे किया जाए। अलजेब्रिक नहीं, क्या बोल रहा था मैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यानी किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम लोग एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट करें तो कैसे करेंगे। देखो जैसे दिया हुआ है px = 2x + 5, ये तुमको क्या दे दिया गया है, एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है, और इसको मुझे अगर प्लॉट करना है तो जरा 9th में वापस जाओ। 9th में अगर हम लोग वापस जाएं तो ये ओरिजिन होता था, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते थे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को, इस वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई एक्सिस बोलते थे या नहीं। यहां पर हम लोग क्या करते थे कि यहां पर एक एक वैल्यू डालते थे और ये वाली वैल्यू निकालते थे, यानी इस px को हम लोग 9th में y मान लेते थे, यहां भी y मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2x + 5। अब अगर मैं x की जगह पर 1 रख दूं, एक ऐसे टेबल बनाते थे, याद है एक्स वाई की। अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूंगा तो 2 1 2 + 5 7 हो जाएगा। अगर मैं x की जगह 2 पुट कर दूंगा तो 2 2 4 और +5 यानी 9 हो जाएगा। अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 0 0 +5। अब मुझे 3 सॉल्यूशन का सेट मिल गया, कौन कौन सा, एक 1 7, एक 2 9, एक 0 5। ये मेरे क्या है, ये तीनों मेरे सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको मुझे ज्योमेट्रिकली यहां पर प्लॉट करना है, तो मैं क्या करता था कि भाई एक्स एक्सिस पे 1 आओ और 7 का मतलब यहां कहीं मान लो 7 हो गया, 2 9 का मतलब 2 यहां आओ, 9 यहां कहीं हो गया, और 0 5 का मतलब 0 यहां आओ और 5 यहां कहीं हो गया। अब इसको जब मिलाओगे तो एक हमेशा ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मिलती थी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। कुछ बात समझ में आई कि नहीं? तो अब जब हम इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो 0 कहां पे लाई करेगा, देखो 0 कब आएगा, जैसे ही वो वैल्यू यहां पर पुट करोगे जो इस y को क्या कर देगा, 0 कर देगा। यानी वो वैल्यू जो यहां पर पुट करो तुम और इसको क्या कर दे, y की जगह पर क्या आ जाए, 0 आ जाए। जैसे यहां पर मैं कहूं y मुझे कितना लेकर आना है, 0 लेकर आना है, तो अगर मैं 2x + 5 = 0 रखूंगा तो x = -5/2 आएगा कि नहीं। 5 इधर जाकर -5, 2 नीचे आ गया, -5/2 होगा कि नहीं होगा x, बोलो। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहां पर, यानी y जब मेरा 0 हो जाएगा तो -5/2 यानी यहां कहीं लाई करेगा, मान लो -5/2 यहां कहीं लाई करेगा, ये इसी की लाइन में सीधे जहां भी आएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी यही तो तुम्हारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। क्यों 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगी, क्योंकि यहां पर y क्या है, 0 है। ठीक है, यहां पर y क्या है, 0 है। तो इससे एक बात ये समझ में आई कि हमारा जो 0 है वो हमेशा कहां पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ये पहली बात समझ लो कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहां पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। एक्स एक्सिस पे मतलब जो तुम ग्राफ बनाओगे वो एक्स एक्सिस को जहां पर भी कट करेगा वही तुम्हारा सॉल्यूशन होगा, वही तुम्हारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। बात समझ में आ रही है? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहां मिलेगा, जहां पर तुम्हारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। अब कोई भी इक्वेशन दिया हो, यहां पर एक गलती ना करना, जैसे py = दिया है 2y² + 5, ये भी एक तरह का क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल y के टर्म्स में है। तो तुमको ऐसा ना लगे कि ये y के टर्म्स में है तो इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल y एक्सिस पे होगा, ऐसा नहीं होगा। कोई भी पॉलिनोमियल हो, चाहे वो y के टर्म में हो, t के टर्म में हो, x के टर्म में हो, उसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हमेशा x एक्सिस पर ही लाई करेगा। कंफ्यूजन सबसे ज्यादा यहां पर आ सकती है, तो वो मैंने तुमको बता दिया कि 2y² + 5 हो, चाहे कुछ भी हो, y एक्सिस पे नहीं x एक्सिस पे चेक करना है। दूसरा एक प्रॉब्लम यहां पर आती है जब तुम्हारा ग्राफ ओरिजिन पे कट करता है यहां पर, तो कई लोग ओरिजिन को 0 समझ के समझते हैं ये सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ग्राफ x एक्सिस को कहीं पर भी कट करे वहां पे एक सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी मान लिया 0 पे कट किया, 0 एक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ग्राफ वाली बात कैसे समझते हैं, देखो ये तुम्हारा है, मान लिया मैंने ऐसे एक ग्राफ बनाया, इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला।
इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला, और ये बनता है क्वाड्रेटिक के केस में। किसके केस में? क्वाड्रेटिक, यानी अगर पॉलिनोमियल तुम्हारा क्वाड्रेटिक है तो इस तरह का ग्राफ तुमको देखने को मिलेगा, या फिर इस तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये दोनों फिगर क्या है तुम्हारे? पैराबोला है, कभी अपवर्ड कभी डाउनवर्ड। और ये जो है ये लीनियर के लिए, अगर लीनियर है तो तुमको कैसा मिलेगा? लीनियर है तो कैसा मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब ग्राफिकली देखो, इसने एक्स एक्सिस को दो जगह कट किया, एक यहां और एक यहां, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? दो सॉल्यूशन होंगे। इसने भी दो जगह कट किया, इसके दो सॉल्यूशन होंगे। इसने एक्स एक्सिस को एक जगह कट किया, इसके एक सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ रही है? यानी अगर ग्राफ देकर तुमसे पूछा जाए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में, तो आप देखोगे कि उसने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट किया है, और इसी पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है 5.1। तो इसी के साथ चलते हुए हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को भी यही निपटा लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर तुम लोग एक्सरसाइज 2.1 में देखो वहां पर, ठीक है, तो 2.1 में देखोगे जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में देखो एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, एक सीधी लाइन गिवन है। सीधी लाइन गिवन मतलब ये है कि वो एक्स कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को वो कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है तो मेरा सॉल्यूशन क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज 5.1 है तुम्हारी, ठीक है, इसका जो पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है, पहला, और इसके पहले के सारे क्या है? ये अलग अलग। इसमें क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है, नंबर ऑफ जीरोस। तो पहले में एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं किया, ये जो तुम्हारा पहला फिगर है, जब कहीं नहीं कट किया तो आंसर कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। बोलो, बात समझ में आई? दूसरे में जरा देखो, कितनी जगह कट किया है ग्राफ ने? सिर्फ एक जगह कट किया है। ग्राफ ने कितनी जगह कट किया है? एक जगह। अब एक जगह कट किया है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। उसके बाद तुम देखो थर्ड वाले में कितनी जगह कट कर रहा है? 3 जगह कट कर रहा है। थर्ड वाले का सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, अब तुम फोर्थ वाला देखो। फोर्थ में देखो कितनी जगह कट किया है? पैराबोला है, 2 जगह कट कर रहा है, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा। अब तुम फिफ्थ को देखो। फिफ्थ में देखो कितनी जगह कट कर रहा है? 1 2 3 4। देखो 4 जगह कट कर रहा है कि नहीं? ध्यान से देखो, फिफ्थ वाले में देखो 4 जगह कट कर रहा है, तो कितने जीरोस हो जाएंगे इसके? 4 हो जाएंगे। और लास्ट वाले में देखो कितनी जगह हो रहा है? 1 2 3। अब एक और कंफ्यूजन है यहां पर, ये मत समझ लेना कि जहां पर एक्स एक्सिस को कट करे तभी होगा। अगर एक्स एक्सिस को टच भी कर रहा है तो वो उसका एक सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ रही है? और ओरिजिन से भी अगर ग्राफ होकर जाए तो वो भी एक 0 काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि ओरिजिन वाले को छोड़ दो। बात समझ में आ गई? तो लास्ट वाले में देखो कितनी बार कट कर रहा है? 1 2 3। तो कितने हो जाएंगे जीरोस? 3। और ये तुम्हारा एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, कोई मुश्किल तो इसमें थी नहीं। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब आ जाते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट समझते हो? जो वेरिएबल के साथ नंबर होता है उसी को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट बोलते हैं। या फिर अलग हो, कांस्टेंट दिखाई दे तुमको जहां पर भी, उसको हम लोग कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलेंगे। हमको पता है कि अगर ax प्लस बी है, यानी एक ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसके कितने जीरोस होंगे? ठीक है, इसका एक 0 होगा, और वो 0 कैसे फाइंड होगा? इक्वल टू 0 रख दो तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये तो बिल्कुल आसान सी बात है, ये वाली बात हम लोग सब जानते ही हैं। इसके बाद आ जाते हैं क्वाड्रेटिक पर। क्वाड्रेटिक दिखने में कुछ ऐसा लगता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंडीशन ये है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि a जैसे ही 0 के बराबर हुआ, इस वाले टर्म को 0 कर देगा। जैसे ही ये वाला टर्म 0 होगा, फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। क्योंकि क्वाड्रेटिक के लिए क्या कंडीशन है? कि डिग्री 2 होनी चाहिए। तो ये जैसे ही ये 0 होगा, इसको भी 0 करेगा, तो ये लीनियर हो जाएगा। बात समझ में आई? इसलिए ये कंडीशन लिखी जाती है कि a 0 के बराबर नहीं होगा। यहां पर देखो a, b और c ये क्या है? कोएफिशिएंट्स हैं या कांस्टेंट टर्म्स हैं, ऐसे भी कह सकते हो। और x तुम्हारा क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्या? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसके एटमोस्ट या मैक्सिमम उतने ही जीरोस होंगे। ठीक है, यानी जितनी डिग्री होगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जितनी होगी, ठीक है, उतने ही उसके क्या होंगे? एटमोस्ट नंबर ऑफ जीरोस, यानी उसके उतने ही सॉल्यूशन होंगे। एटमोस्ट में दिक्कत हो रही हो तो मैक्सिमम कह दो। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? जितनी उसकी डिग्री होगी, कभी भी उसको क्रॉस नहीं करेगा।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो मैक्सिमम उसके 2 जीरोस होंगे। मैक्सिमम 2 जीरोस होने से मेरा मतलब यह है कि कम से मतलब मिनिमम मैक्सिमम ऐसी 2 वैल्यूज होंगी जो इस x की जगह पर सेटिस्फाई करेंगी, यानी रखने पर इसको 0 कर देगी। हो सकता है कोई 0 ना हो, यानी कोई वैल्यू ना सेटिस्फाई करे इस बात को, इक्वल टू 0 दे, ये भी हो सकता है। हो सकता है सिर्फ एक ही वैल्यू हो जो यहां पे रखने पर 0 दे, या हो सकता है 2 वैल्यू हो, ठीक है, लेकिन 2 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती है। ये लीनियर है, ठीक है, 1 वेरिएबल की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हुआ तब तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए, अदरवाइज अगर एक इक्वेशन दे दिया जाए और 2 वेरिएबल यूज कर लिए जाए तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगी। वो फिलहाल हमारा टॉपिक नहीं है, वो हम लोग चैप्टर 3 में करेंगे। तो जितनी डिग्री मैक्सिमम नंबर ऑफ उतने जीरोस। अगर मैं क्यूबिक की बात करूं, यहां पर मैं एक क्यूबिक भी बना लेता हूं, ax क्यूब, हालांकि क्यूबिक तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसकी डिग्री देखो कितनी है, 3 है, तो इसके मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे मैक्सिमम। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब इनमें एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या होता है ये यहां पे ध्यान से समझो, यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है लोगों को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा कि इनके 2 जीरोस होंगे और उसको हम लोग नाम दे देते हैं कि एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। अब ये अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा कुछ नहीं है, जैसे कि एक्स वाई लेटर मानते थे या थीटा मानते हो ट्रिग्नोमेट्री में, या थीटा छोड़ो कोई भी चीज तुम मान लेते हो, लेट द एज ऑफ दैट पर्सन बी एक्स वाई जेड जो भी। तो यहां पर भी पॉलिनोमियल में क्या होगा कि उनको रूट्स को माना गया इन 2 लेटर से, अल्फा और बीटा से, ठीक है। तो ये एक सपोज्ड वैल्यू है कि मान लिया कि इनके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है। रेज पढ़ी है ना फिजिक्स में वगैरह पढ़ा होगा ना, अल्फा बीटा एंड गामा रेज, तो वही अल्फा बीटा ये हमने मान लिया कि भाई इनके कोई ना कोई 2 जीरोस होंगे, उनको हमने नाम दे दिया कि वो एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। अभी हमें पता नहीं है, वो सॉल्यूशन पे देखेंगे। इसी तरह से क्यूबिक के 3 होंगे तो हमने मान लिया एक अल्फा होगा एक बीटा होगा और एक गामा होगा, यानी एक तीनों को हमने अलग अलग नाम दे दिया। इनमें एक रिलेशन निकल कर आया, इनमें एक रिलेशन निकल कर आया। वो क्या निकल कर आया हम लोग देखो एक एक करके चेक करेंगे। जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि जो पेपर में भी आना है और जो ज्यादा पूछा गया है, जिसके सॉल्यूशन ज्यादा है, वो मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके कितने होंगे, अल्फा और बीटा 2 जीरोस होंगे, इनका आपस में एक रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा? इनका जो सम होगा, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा बोलेंगे, यानी इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो ये आता है माइनस बी बाई ए। कितना आता है? माइनस बी बाई ए। माइनस बी कहां है? यहां से आप बी उठाओगे और यहां से ए उठाओगे, ठीक है। ये माइनस बी क्या है, ये बी क्या है? ये है कोएफिशिएंट किसका, बोलो, एक्स का। और ये जो ए है ये किसका कोएफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का। कोएफिशिएंट बोले तो साथी यही तो होगा, ये कोएफिशिएंट कितना है? एक्स स्क्वायर का। तो इनका जो सम ऑफ जीरोस होगा वो माइनस बी बाई होगा, और इनका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो होगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है। सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, और नीचे वही तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अब एक एग्जांपल लेके समझ लो। मान लिया कोई दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। इसमें मुझे पता करना है डायरेक्टली, बिना जीरोस फाइंड किए, यानी एक तो होता है कि मैं जीरोस फाइंड करूं, जीरोस फाइंड नहीं करना है मुझे, डायरेक्टली इनका सम और प्रोडक्ट बताना है कि भाई इस इक्वेशन की कोई ना कोई 2 जीरोस होंगे, उन दोनों का कुछ ना कुछ सम होगा, तो मुझे सम बताओ कितना होगा। तो मैंने माना कि इनके 2 जीरोस होंगे अल्फा प्लस बीटा, और मुझे पता है ये माइनस बी बाई होते हैं। वैल्यू डाल दो, माइनस है माइनस डाल दो। बी मतलब एक्स का साथी, एक्स का साथी -7 है। ए मतलब एक्स स्क्वायर का साथी, एक्स स्क्वायर का साथी 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 7/3। अब मुझसे कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताओ, यानी अल्फा इंटू बीटा बताओ। तो अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? सी बाई ए होता है। और सी मतलब क्या? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कितना है इसका? 8, और एक्स स्क्वायर का साथी है ए जो कि कितना है? 3। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? यानी अगर कोई इक्वेशन गिवन है, वहां से मैं उसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को फाइंड कर सकता हूं। एक ये बात हो गई। उसके बाद हालांकि क्यूबिक तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी काम भर की बात लिखाई देता हूं कि इनके जो तीनों जीरोस का सम होगा वो माइनस बी बाई ए होगा। अगर मैं 2 का प्रोडक्ट करके ऐड करूं, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा सॉरी अल्फा इंटू बीटा,
प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो ये तुम्हारा सी बाई ए होगा। और अगर मैं तीनों का प्रोडक्ट करूं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये आ जाएगा माइनस डी बाई ए। ठीक है, ये इतना तुमको ध्यान रखना है। बात समझ में आई? तो अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं। इससे मैं एक और बात कह सकता हूं कि अगर मेरा ये इक्वेशन है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अल्फा बीटा इसके जीरोस होने का मतलब क्या है कि अगर मैं अल्फा रखूंगा तो भी जीरो आएगा, अगर मैं बीटा रखूंगा तो भी आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। यही तो रिजल्ट निकलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि नहीं? अब हमको लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जब हम जाएंगे तो हमसे एक तो ये पूछेगा कि पहले तो जीरोस फाइंड करो, और जीरोस फाइंड करना हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 8th में भी सीखा, उसके बाद 9th में भी सीखा, और अब 10th में भी करने वाले हैं। 10th में यहां पर भी करेंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिर से चैप्टर 4 में करेंगे, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जरूरी है। एक कहेगा कि उसके सॉल्यूशन फाइंड करो और उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करो। कौन सा रिलेशन वेरीफाई करो? यही कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। एक ये पूछेगा। दूसरा, अगर मुझे अल्फा बीटा रूट्स गिवन हो पहले से, इफ रूट्स आर गिवन, और तुमसे बोला जाए कि वो इक्वेशन फाइंड करो। क्या फाइंड करो? इक्वेशन फाइंड करो। यहां पर देखो, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और the zeros of the polynomial, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो होगा, यानी वो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हो, वो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये और इक्वेशन है तो तुम इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो यहां पर। ठीक है, और बहुत ज्यादा इसको करना है तो यहां पर के लगा सकते हो। के लगाने का मतलब क्या है कि कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन में इनटू करेगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वेरी नहीं करेगा, आंसर उतना ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? और इसको क्लैरिफाई करना चाहो तो ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर, सॉरी बाहर के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। बात समझ में आ गई? तो या आप ऐसे इक्वेशन निकाल सकते हो, यानी अगर आपको अल्फा बीटा दे दिया जाए, दो चीजें, अल्फा बीटा दे दिया जाए तो पहले आप सम और प्रोडक्ट फाइंड करोगे, फिर इस इक्वेशन में लाकर पुट कर दोगे। अगर डायरेक्टली आपको सम दे दिया जाए और प्रोडक्ट दे दिया जाए, तब तो झंझट ही खत्म है ना। डायरेक्टली यहां पर सम और प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट रख देना, आंसर आ जाएगा। अगर डायरेक्टली सम और प्रोडक्ट नहीं देगा तो पहले सम और प्रोडक्ट को फाइंड करना, उसके बाद ये करना। ये बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात क्लियर है तो अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 5.2 को, और उसको भी इसी लेक्चर में खत्म करेंगे। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है। पहला ये कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग। यानी पहले तो आपको जीरोस फाइंड करने हैं और उसके बाद उनमें रिलेशन को वेरीफाई करना है। रिलेशन वेरीफाई करने का मतलब समझ रहे हो? यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिखाना है, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए होता है। अब ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। सॉल्व कैसे करते हैं? देखो हमको पता है इस सी वाली वैल्यू को ए वाले वैल्यू से पहले इंटू करते हैं। यहां पर ए की जगह पर तो कुछ नहीं है, 1 है, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। और यहां पर जो नंबर आता है उसको ब्रेक करते हैं, उस नंबर को क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। यानी दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं तुमको जो मल्टीप्लाई करने पर -8 दे और ऐड करने पर -2 दे। ऐड मैं इसलिए बोल रहा हूं, सब्ट्रैक्ट इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि पॉजिटिव और निगेटिव का एडिशन ही सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब देखो 8 को लिखने के मुझे कितने तरीके हैं। या तो मैं 8 1 जा 8 लिख दूं, एक तो मैं ये लिख सकता हूं, दूसरा मैं 4 2 जा 8 लिख सकता हूं। 8 और 1 जोड़ूंगा तो भी 2 नहीं आएगा, 8 और 1 को घटाऊंगा तो भी 2 नहीं आएगा, यानी 4 और 2 है। ठीक है, अब अगर निगेटिव है तो यहां से ये समझ गए कि इसमें से एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। बीच वाला साइन माइनस है, इसका मतलब ये बड़ा नंबर माइनस होगा और छोटा वाला ये क्या होगा? प्लस होगा। बस अब इसको ब्रेक कर देना है। पहले नंबर को एज इट इज लिख देना है, कोई टच नहीं करना है। लास्ट वाले को एज इट इज रख देना है, कोई टच नहीं करना है। अब -2x को ब्रेक करो तो ये हो जाएगा -4x + 2x। कभी भी गड़बड़ लगे वेरीफाई कर लिया करो। -4x + 2x को सॉल्व करोगे, वापस -2x आएगा। -4 × 2 करोगे, -8 आएगा। इसका मतलब मैंने सही ब्रेक किया है, ये जरूर वेरीफाई करना। ठीक है, अब जीरोस फाइंड करना है तो इक्वल टू 0 लगा दो। यहां से x को कॉमन लो तो ये हो जाएगा x -
4। यहां से 2 को कॉमन लो तो ये हो जाएगा x माइनस 4। x माइनस 4 तुम्हारा दो जगह दिख रहा है तुमको, यहां भी और यहां भी, तो x माइनस 4 को लिख लो ऐसे, एक बार कॉमन हो गया समझो, और ये हो गया x प्लस 2 एक बार, इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 के बराबर है या तो ये 0 के बराबर है। भाई दो नंबर का अगर प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब उनमें से एक क्या है, 0 है। तो मैं x माइनस 4 को 0 के बराबर रख देता हूं, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, और x प्लस 2 को मैं 0 के बराबर रख देता हूं, तो x बराबर क्या आ जाएगा -2। यानी मेरी दो वैल्यू निकल कर आ गई, एक 4 और एक -2। ये तो तुम्हारा आंसर हो गया। बात समझ में आई। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि इसमें रिलेशनशिप वेरीफाई करो। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने का मतलब क्या है कि सम और प्रोडक्ट तुम्हें निकालना है। तो तुम एक काम करो भाई, अल्फा प्लस बीटा, जो सम ऑफ जीरोस होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये पहले फाइंड कर लो। ये कितना हो जाएगा, देखो यहां दे रखा है कितना, यहां पर देखो कितना दे रखा है, ये 4 दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, -2 दे रखा है। इन दोनों को जोड़ोगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और ये तो हो गया अल्फा प्लस बीटा, और यहां से -b/a की वैल्यू निकाल लो अपने क्वेश्चन से। -b/a की वैल्यू कितनी है, देखो -2/1 यानी 2। हमने देखा कि अल्फा प्लस बीटा और इसकी वैल्यू बराबर आ गई कि नहीं आ गई, तो अल्फा प्लस बीटा ये -b/a के बराबर आ गया। वेरीफाई हो गया कि नहीं। अल्फा इंटू बीटा देखो, अल्फा इंटू बीटा ये 4 इंटू कितना हो जाएगा, -2, यानी कितना हो गया, ये -8 हो गया। और उसके बाद तुम c/a निकाल लो अपने इक्वेशन से, c है -8 और 1 है 1, तो ये हो गया -8। देखो अल्फा इंटू बीटा c/a आया कि नहीं आया, तो ये क्या हो गया, रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गई। बोलो बात तुमको समझ में आ गई कि नहीं। यही काम हम लोगों को सारे इक्वेशंस में करना है। इसको मैं हटाता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारा क्या है, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 4x² 4s² -4s + 1, ठीक है। अब देखो हर बार मैं वेरीफाई नहीं करूंगा, वेरीफाई आप लोग देखो आप खुद कर सकते हो, मैंने बता ही दिया करना क्या है। मैं सॉल्व कर देता हूं। इसको दो तरह से कर सकते हैं। एक तो देखो ये a - b का होल स्क्वायर भी दिख रहा है, लेकिन अगर वैसे नहीं करना है तो यहां से देखो 4 बनजा मुझे कितना लेकर आना है, 4 लेकर आना है। 4 दो ही तरह से हो सकता है, या तो 4 बनजा या फिर 2 टूजा, और बीच में मुझे 4 चाहिए। 4 एक जोड़ूंगा 5 आएगा, घटाऊंगा आएगा, होगा ही नहीं, यानी ये 2 में ब्रेक होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया 4s², इसको -2s लिख दो, -2s लिख दो, +1 लिख दो, साइन वेरीफाई कर लो। -2 - 2 -4, -2 इंटू -2 4 आएगा, +4, यानी मेरा आंसर सही है, मैंने सही ब्रेक किया है। अब इसके बाद यहां से 2s को तुम कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा 2s - 1। जब भी कॉमन जाएगा, ये पूरा का पूरा 2s गया तो अपनी जगह पर 1 छोड़कर जाएगा। यहां पर देखो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा, बाहर माइनस था तो अंदर साइन बदल जाएगा। कॉमन लेने में यही कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि जब हम माइनस बाहर ले जाएं या अंदर ले जाएं तो वो साइन बदलता है। यहां पर लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। 2s - 1 हो गया, ये भी 2s - 1 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो 2s - 1 इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2। अब देखो ये भी 1/2 ही आने वाला है, तो मेरा आंसर दूसरा भी क्या होगा, ये भी 1/2 ही होगा, और ये मेरा अल्फाबेट, ये मेरा आंसर हो गया। रिलेशनशिप तुम लोग वेरीफाई कर ही लोगे, तो रिलेशनशिप मैं नहीं समझ रहा हूं कि वेरीफाई करना जरूरी है, ठीक है। थोड़ा काम तो तुम लोग खुद भी करोगे ना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। 3 क्या है, 6x² -3 और -7x। अब यहां पर देखो तुमको क्या करना है, पहले तो ये अरेंज नहीं है सही तरह से। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax² + bx + c, यानी वो सबसे पहले x² वाला टर्म, फिर x वाला टर्म, उसके बाद कांस्टेंट टर्म। तो यहां पर 6x², उसके बाद x वाले टर्म को इधर शिफ्ट करो और -3 को इधर शिफ्ट करो। बात समझ में आ गई। ये 6 3 देखो, 6 3 कितना हो जाएगा, 6 3 तुम्हारा कितना होता है, 18 होता है। 18 9 2 18, और 9 2 में कितने का डिफरेंस होता है, 7 का, यानी 9 और 2 में ब्रेक होगा। तो ये हो गया 6x² -9x + 2x -3 इज इक्वल टू 0। वेरीफाई कर लो। -9 + 2 -7 होता है, -2 इंटू +2 -18, 6 इंटू -3 -18, यानी सही है। यहां 6 और 9 में देखो 3 कॉमन हो रहा है, x² और x में x,
तो जब यहां कॉमन लिया तो यहां बचा 2x और यहां बचा 3। यहां पर देखो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 हो गया, तो कितना बचा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू हो गया 0। 2x माइनस 3 दो बार है, उसको मैंने एक बार लिखा, 3x प्लस 1 और इज इक्वल टू 0। अब या तो 2x माइनस 3 0 के बराबर है या फिर 3x प्लस 1 0 के बराबर है। तो 2x बराबर कितना हो गया 3/2, सॉरी x बराबर 3/2, या फिर x बराबर यहां से कितना आ जाएगा -1/3, और ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये हो गया तुम्हारा दूसरा और तीसरा पार्ट। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ठीक, अब चलते हैं हम लोग इसके फोर्थ पार्ट पे। अब फोर्थ पार्ट इसका क्या दिया हुआ है, 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, तो फोर्थ वाला अगर हम देखें तो 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब यहां दिक्कत यह है कि भाई दो ही टर्म दिए हुए हैं, कई लोग यहीं पे डर जाते हैं कि इसके तो दो ही टर्म दिए हैं, कैसे सॉल्व किया जाए। कुछ नहीं, इन्हीं दोनों में से कॉमन उठाओ। तो देखो 4u कॉमन दिख रहा है कि नहीं, तो यहां u प्लस 2 बच गया। अब 4u या तो 0 के बराबर है, भाई ये एक फैक्टर ये एक फैक्टर है, एक बार इसको 0 के बराबर एक बार इसको 0 के बराबर, या तो u प्लस 2 बराबर 0 है। तो u बराबर यहां से कितना आ जाएगा 0, और u प्लस 2 बराबर अगर 0 है तो u बराबर कितना आ जाएगा -2। ठीक है, तो यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर होती जा रही बात कि नहीं? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर इसके 5 पे। 5 कह रहा है तुम्हारा टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, होगा कि नहीं होगा? या अगर ऐसे दिक्कत हो रही हो तो मैं इसको और दूसरी तरह से ऐसे करो, इसको तुम √15 का स्क्वायर लिख लो। ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट पर अगर स्क्वायर लगा दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, उसके आंसर को क्या कर देता है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, यही तो होता है। तो ये मैंने लिख दिया। अब एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार √15 प्लस में और एक बार √15 माइनस में, इक्वल टू कितना 0। अब यहां देखो t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, तो t बराबर कितना आ जाएगा -√15, और t माइनस √15 इज इक्वल टू 0, तो t बराबर कितना आ गया √15। तो या तो -√15 या तो +√15, ये दोनों आंसर हो गए। बात समझ में आ गई? अब आ जाते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब अगर क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग आ जाए, ये क्या बोल रहा है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये तो देखो यहीं पर दिया हुआ है, 4 और 3 का डिफरेंस 1 होता है, 4 3 12 होता है, यहीं पर ब्रेक कर दो। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। -4 प्लस 3 -1 सही है, -4 इंटू 4 -4 इंटू 3 3 इंटू -4 सेम आंसर आने वाला है, यानी ये भी ठीक है। अब कॉमन ले लो, यहां 3x स्क्वायर और 4x में कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है ना, x के अलावा, तो x ले लो, ये हो गया 3x माइनस 4। यहां पर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 है, तो ये हो गया 3x माइनस 4 इज इक्वल टू हो गया 0। 3x माइनस 4 को लिखो एक ब्रैकेट में और x प्लस 1 को लिखो दूसरे ब्रैकेट में। अब एक बार 3x माइनस 4 को 0 के बराबर रखो तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/3, और एक बार x प्लस 1 को 0 के बराबर रखो तो x बराबर कितना हो जाएगा -1, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। बोलो यहां तक क्लियर है बात कि नहीं? ठीक है, ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम, यानी सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। यानी ये जो दो नंबर्स तुमको दिखाई दे रहे हैं हर जगह, ये पहला वाला सम है और दूसरा वाला क्या है प्रोडक्ट है। अब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जब भी जीरोस का सम और वो दिया हो तो मैंने बताया था कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये हो गया पॉलिनोमियल। अब ऐसे ही हम लोग कर लेते हैं, देखो पहले वाले पार्ट में देखो, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह पे कितना दिया हुआ है 1/4, तो 1/4 लिख दो x, प्लस प्रोडक्ट की जगह पे कितना दिया हुआ है -1, तो -1 रख दो। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। ठीक है,
अब चाहो तो देखो यहां पर भी छोड़ दोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा क्या कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/4। बात समझ में आ गई? 1/4 को चाहो तो बाहर कर दो, 1/4 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब अगर तुम इसको इक्वेशन में फ्रेम करोगे यानी इक्वल टू 0 रखोगे तो 1/4 उधर चला जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ में k लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप k भी लगा सकते हो। दूसरा आ जाओ, दूसरे में क्या है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/3, बस खत्म। 3 इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं, इन दोनों को दे दो, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। अब ये पूरे का डिनोमिनेटर बन गया ना, तो इसको बाहर निकाल के रख लो। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। इसके बाद तुम तीसरे वाले पर आ जाओ। तीसरे वाले में क्या बोला है, 0 और 5 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, देखो 0 है, 0 का कोई मतलब है नहीं, एक्स को 0 ही कर देगा, तो चाहो तो लिख लो 0 इंटू एक्स, ताकि भाई दिक्कत ना हो, और प्लस प्रोडक्ट कितना दे रखा है 0.5 √5, 0.5 नहीं, 0 इंटू एक्स 0 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये तुम्हारा आंसर हो गया थर्ड का, ये हो गया तुम्हारा सेकंड का, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट का। अब आ जाओ कहां, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। 1 1 दे रखा है, एक्स स्क्वायर सम कितना दे रखा है 1, यानी 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना दे रखा है 1, एक्स स्क्वायर, एक्स 1 जा एक्स प्लस 1, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आ जाओ 5th पर, ये दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है माइनस 1/4, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/4, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4। इसके पास इसका डिनोमिनेटर 4 नहीं है ना, तो इसको 4 दे दो, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और चाहो तो इस 1/4 को अब बाहर, यानी 4 नीचे था बाहर निकाल दिया, ये आंसर हो गया। ये कितने हो गए 5, एक और बचा, यहीं पे ये भी निपटा दो 6, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है देखो 4, एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1, खत्म, ये आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? तो जब भी तुमको ये क्वेश्चन करने को बोलेगा, जब सम और प्रोडक्ट दे रखेगा, तो सीधे सीधे तुम क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और वैल्यू वहां पे डाल दोगे और तुम्हें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। इक्वेशन कहता तो हम इक्वल टू 0 करके उधर बेच के 0 कर देते तो भी सही है, या हम अगर इसके साथ के लगा दें सबके साथ तो भी सही है, यहां पर छोड़ दें तो भी सही है। ठीक है, बोलो। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनोमियल का पूरा इंट्रोडक्शन कवर किया, एक्सरसाइज 1.1 कवर किया, 1.1 नहीं 2.1 कवर किया, और एक्सरसाइज 2.2 भी पूरी तरह से कवर कर लिया। आई होप इसमें अब किसी तरह की एनसीईआरटी में प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम से पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक और लेक्चर में उसको कवर करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप ये वीडियो पूरी देखो अच्छे से, अगर कहीं कोई डाउट आता है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सवाल कर सकते हो। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर 3, और एग्जाम से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिलहाल इसका सॉल्यूशन हो गया है आप लोगों के लिए, इतना मतलब काफी है अभी फिलहाल। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।